हाँ जी, मैं सत्येंद्र तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी दूंगा, जो क्लास 12 नीट और जेईई के सिलेबस। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी मटेरियल के शेप और साइज से कैसे कैसे डिराइव किए जाते हैं, और उससे कुछ जेईई नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे फिर मैं एक बार जानकारी दे दूं, आपको याद करा दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है। तो आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, शेप और साइज से किस तरह रेजिस्टेंस प्रभावित होते हैं वो जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बताएंगे जो एडवांस जेईई में आता है। ठीक है, उसमें जाने के लिए आप इसके बाद वाली लेक्चर देख लेंगे। ओके, चलिए। रेजिस्टेंस का डिफाइन अगर देखा जाए तो होता है ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय मटेरियल इन फ्लो ऑफ करंट। मटेरियल जो होता है, मटेरियल में हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें करंट फ्लो करता है, और कंडक्टर में कुछ रुकावटें भी होती है जो करंट के फ्लो को रोकता है। कोई कोई मटेरियल ज्यादा रोकता है, इसलिए उसको हम रेजिस्टेंस के नाम से बोलते हैं, और कोई कोई मटेरियल बहुत कम रेजिस्टेंस लगाता है, रोकता है फ्लो को, तो उसको हम कंडक्टर बोलने लगते हैं। लेकिन उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, कम और बेश कुछ ना कुछ। तो हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कि करंट के फ्लो में रुकावट डालने का जो नेचर है, रुकावट जो डाला जाता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय मटेरियल इन फ्लो ऑफ करंट। उसका ऐसा यूनिट ओम होता है, वोल्ट पर एम्पियर भी बोल देते हैं। डायमेंशन फार्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें तो m_2 होता है। और देखिए, रेजिस्टेंस एक्चुअली तो मटेरियल की चीज है, चाहे मटेरियल से करंट हम फ्लो कराएं या न कराएं, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होती ही होती है। जैसे कि कोई ग्लास है और ग्लास में मैं पानी डालता हूं तो 200 ग्राम पानी आता है। पानी मैं डालूं या न डालूं, लेकिन उसकी वॉल्यूम 200 ग्राम की है। उसी तरह कोई मटेरियल अगर बना है, अगर इस शेप का कोई मटेरियल है, अगर मैं इससे करंट फ्लो कराऊं या न कराऊं, अगर ये रेजिस्टेंस 20 ओम ऑफर करता है तो करंट जाए या न जाए, रेजिस्टेंस इसकी उतनी होती है। इसके शेप साइज पे डिपेंड करता है और उसके नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन करंट और वोल्टेज के आधार पर भी हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। करंट और वोल्टेज के आधार पे भी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या होता है कि अगर वोल्टेज है और करंट, जैसा कि ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है कि V = IR, तो वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा भी कैलकुलेशन में हम लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं। दूसरी बात ये भी हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज dV/dt, इट मीन स्लोप, यही बात होगी ना, स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट। स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऐसे भी हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ये कैलकुलेशन की बात होगी। मटेरियल की बात हुई तो मटेरियल के लिए मैं आगे सारा शेप साइज से रिलेटेड क्या होता है वो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया वोल्टेज और करंट के रिलेशन से भी रेजिस्टेंस निकालते हैं। जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा रेजिस्टेंस। जैसे देखो, एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक स्लोप बना, एंगल कुछ बना रहा है VI का, इसका अगर रेजिस्टेंस का नाम 1 डालूं और एक दूसरा ऐसे बनाया R2, देखो एंगल किसका ज्यादा है, यानी स्लोप किसका ज्यादा है, ये θ2, ये θ2। तो आप कह सकते हैं कि θ2 बड़ा है, इसलिए रेजिस्टेंस R2 जो है बड़ा होगा। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देयरफॉर R2 इज ग्रेटर देन R1। ऐसे भी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कैलकुलेशन में, सवाल ऐसे आता है। ओके, फिर एक बात और जानना है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव कुछ मटेरियल का बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी होती है, कोफिशिएंट होता है, लेकिन उस पर अभी नहीं जाएंगे। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, अभी हम लोग ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का नेगेटिव नहीं होता। अगर कभी आपको इस तरह का कोई ग्राफ मिला, VI ग्राफ, और बोला गया कि भाई ये स्लोप है, तो ये स्लोप नेगेटिव हो गया, तो ये रेजिस्टेंस शो नहीं करता है। पॉजिटिव स्लोप ही रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता। ओके, अब देखो आगे, ये देखो एक VI कर्व दिया हुआ है, V
आई कर्व दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा जाए अगर कि हमारे पास एक पॉइंट है जो है ए, एक है बी और एक है सी, कौन कौन से पॉइंट हैं जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं? एक यहां भी हम डाल सकते हैं डी। कौन कौन से पॉइंट हैं जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जो रेजिस्टेंस नहीं बता रहे? तो सारे पॉइंट्स का जानकारी हम लोग ले लेते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डीवी बाई डी आई स्लोप होता है जो रेजिस्टेंस होता है। यानी इस जगह पे मैं अगर ए पॉइंट पे स्लोप डालूं तो पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ए पॉइंट पर रेजिस्टेंस होगा। आर ए पॉइंट पे रेजिस्टेंस हो जाए। बी पॉइंट पे अगर स्लोप डालूं तो इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कुछ मटेरियल में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो कि मतलब वो इंसुलेटर ही हो जाए। इस जगह पर आप स्लोप नहीं, इस जगह पे जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप इस तरफ में झुका हुआ है, तो इस जगह का रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस नहीं बता रहा। और इस जगह का रेजिस्टेंस देखिए फिर बता रहा है क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है, यानी ये स्लोप रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस जगह का है जो रेजिस्टेंस बता रहा है और कौन सा पॉइंट है जो रेजिस्टेंस बता रहा है। ओके, अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। कोई एक वायर है, मान लो कोई एक वायर है ऐसे, कोई एक वायर है ऐसे, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है और घटा सकता है? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? जिससे करंट क्रॉस करे, जिससे करंट क्रॉस जा रहा हो, इंटर कर रहा हो, जिससे करंट क्रॉस कर रहा है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई एक क्यूब है या क्यूबॉइड, अब देखो इसमें कितने फेसेज हैं? 6 फेसेज है, और करंट अगर इधर से जा रहा है ऐसे, तो ये हुआ आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि इससे इंटर कर रहा है करंट। इसलिए ध्यान रखना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो द एरिया थ्रू विच करंट इज पासिंग। ठीक है, इसको बोलते, इस सिचुएशन के लिए ये हुआ क्रॉस सेक्शन। और अगर इधर से करंट जा रहा है तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ रही है ना? क्रॉस सेक्शन एरिया बदल जाता है जब हम करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बड़ा कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लो उसकी बढ़ जाएगी, करंट की फ्लो बढ़ जाती है। लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का अपना नेचर है कि एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला मटेरियल अगर है तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी हम लोग का एक टॉपिक होगा जिस पर उसका बताएंगे। तो रेजिस्टिविटी ये मटेरियल का एक नेचर है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेजिस्टिविटी ऑफर करता है, वो रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। और अगला है रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाला फैक्टर जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम मटेरियल का बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये 4 फैक्टर्स हैं व्हिच इन्फ्लुएंसेस रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। अब हम लोग ये तो 4 फैक्टर देख लिया, इसलिए रेजिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला जो बनता है वो होता है रो एल अपॉन ई। इसमें टेम्परेचर शामिल नहीं होता और टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, समझ गया जी? अब आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल का शेप साइज के आधार पर रेजिस्टेंस कैसे निकालें। ये देखो एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी कुछ लेंथ है। सवाल हमसे बोला जा रहा है कि अगर लेंथ इस वायर का L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, या फिर बोल सकते हैं R है, रेडियस इसका R है, ठीक है,
और रजिस्टिविटी जो है, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो रो है। इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा और फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? तो देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। तो इसका, इस फिगर का जो रेजिस्टेंस बनेगा, R1 नाम दे देते हैं इसको, वो हो जाएगा, रो तो रहेगा, लेंथ इसकी रहेगी, और एरिया के जगह पे क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर एरिया इसका है तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। इस मटेरियल का, इस जो मटेरियल यहां दिया है, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा। अब ये देखो, ये पाइप जैसा है, इसके बीच में होलो है। अगर इसके बारे में हम सोचें तो ऐसा ये दिख रहा है, कुछ इस तरह का। इसका ये वाला पार्ट मान लो अगर R1 है और ये वाला रेडियस अगर R2 है, तो मटेरियल वाला जो पार्ट है वो तो यही है, मटेरियल वाला जो पार्ट है वो तो यही है, और यानी इसी से करंट जाएगा। क्रॉस सेक्शन हमारा यही बनता है, बीच में तो खाली है, तो बीच में वाला घटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसका रेजिस्टेंस का नाम R2 लिख दूं, R2, तो R2 को हम लिख सकते हैं रो L, ये लेंथ हो गई L, रो L अपॉन एरिया। एरिया बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देना चाहिए, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया, रो L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये हो गया इस मटेरियल का रेजिस्टेंस। मतलब इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ का यूज करते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया को समझ के उसको लिखना होता है। आगे चलते हैं। देखो, अब देखो, ये एक ट्यूबवाइड है, ट्यूबवाइड है, और इसका लेंथ अगर हम लोग ऐसे माने L, और ब्रेथ अगर इसको ये मान लें B, और हाइट अगर ऐसे मान ले H, और मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो मान ले, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो मान ले, और बताएं कि देखो इसका जो करंट है वो हम इस डायरेक्शन से एंट्री कराएंगे ऐसे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, देखो ध्यान से, इसी से करंट जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया H इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये टाइप का बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया। और लेंथ, लेंथ किसको कहते हैं? लेंथ भी डिफाइन करना होगा, समझना होगा। लेंथ होता है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन वाला पार्ट को, एज को लेंथ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस अगर इसका R1 नाम दे दूं तो R1 नाम से जो रेजिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा रो L अपॉन, ये लेंथ हो गया ना L लेंथ, और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया BH। ये देखो हो गया इसका रेजिस्टेंस। इस डायरेक्शन पे अगर हम कनेक्शन करेंगे, तो अगर हम कनेक्शन इस डायरेक्शन से लगाएं, देखो बोले कि ऐसे हम लगाएंगे, करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, तो बोलो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बना? ये बना ना, ये वाला फेस हमारा बन गया क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो है, ये वाला जो पार्ट है वो है आपका एक, और एक ये हो गया, इसको बोलेंगे L, L इंटू H। ये हो गया क्रॉस सेक्शन, L इंटू H, क्रॉस नहीं H नहीं, B, देखो ये लेंथ हो गया और ये B, और लेंथ, ध्यान देना ध्यान देना जरा, यही है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हो गई लेंथ E, और ये L इंटू B, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका एरिया हमारा L भी निकलेगा। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस इसका नाम मैं R2 रख दे रहा हूं, R2। देखो रो, लेंथ लिखने की जरूरत है, तो लेंथ जो लेते हैं वो करंट के डायरेक्शन वाले एज को लेते हैं। करंट के डायरेक्शन वाला एज देखो ये है H, देख रहे हैं ना H, तो H हमारा हो जाएगा लेंथ के जगह पर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जगह पे लिख देंगे L इंटू B, L इंटू, ये हो गया रेजिस्टेंस R2। एक और बचा है, इसको कैसे दिखाया जाए? देखो जरा, हम इस तरह से कनेक्शन करेंगे, देखो ऐसे हमारा कनेक्शन जो होगा
वो इस तरह से हो, थोड़ा देखो ऐसे अलग अलग कलर में लगा दिए ऐसे। तो एक बात देखो, करंट तो हमारी ऐसे जा रही है, मान लो रेजिस्टेंस R3 बोलेंगे, तो ऐसे जा रही है, तो ये वाली जो एज है उसको लेंथ बोलेंगे, यानी बी को लेंथ बोलेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और उसी डायरेक्शन वाला जो एज है, किनारा है, उसको हम लेंथ बोलेंगे। यानी R3 की बात अगर हो तो रो रहेगा और लेंथ के जगह पे लिखेंगे बी, बी। और एरिया, एरिया हमारा देखो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी में करंट ऐसे इंटर कर रहा है, तो ये हो गया H, ये हो गया L, L H। तीनों डायरेक्शन से हम लोगों ने करंट ज्वाइन कर दिया और रेजिस्टेंस इस तरह निकाल दिया। तो ऐसे करके हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल फाइंड करते हैं। आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन है, फोर वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव डिफरेंट लेंथ। 4 वायर है अलग अलग लेंथ के, अलग अलग रेडियस भी दिए हुए। वायर हैविंग मोर रेजिस्टेंस, कौन है वायर है जिसका रेजिस्टेंस मोर होगा, ज्यादा होगा, सेम मटेरियल है लेकिन, यानी रेजिस्टिविटी सभी की सेम, लेंथ अलग अलग। तो हम लोग जानते हैं कि जिसकी लंबाई ज्यादा रहेगी उसकी लेंथ, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो लंबा वाला बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा जो लंबी वायर है कौन है, वो है ये और ये। खाली लंबी वायर ही नहीं देखना है, एक नजर क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी रखना है। जरा देखो, ये तो लंबी वायर है और ये छोटी वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का बराबर बनेगा क्योंकि 1/2 मिलीमीटर 1/2 मिलीमीटर। तो इसके कंपैरिजन में ये बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि लेंथ इसकी बड़ी हो गई, इन दोनों के कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ज्यादा कैलकुलेट में नहीं गए, डायरेक्ट देख रहे हैं। अब यहां देखो, इन दोनों के सिचुएशन में देखो क्या है, इन दोनों में इसका अगर रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ध्यान देना जरा, रो एल बाई, सब सेंटीमीटर में है, 1 मिलीमीटर पाई और 1 का स्क्वायर, ऐसी कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर। और वो वाला उसका क्या क्या होगा, रो 50 बाई, उसका हो जाएगा पाई 2 है ना, तो 2 टू 4 हो जाएगा। देखना जरा, इसी कैलकुलेट करते हैं। और इसमें देखो क्या है, 3 वाला का रो 100 बाई 1/2 पाई 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा। और उसको ले लेते हैं, तो रो 50 बाई पाई 1/2 का स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो इसको, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 400 रो बाई पाई। इसको देखो क्या हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 200 रो बाई पाई। और इसमें 100 रो बाई पाई, और इसमें तो और छोटा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन हो गया, ये देखो। ज्यादा हम इसके कैलकुलेशन में नहीं गए हैं क्योंकि सब में सेम टाइप का दिया हुआ है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा हो रहा है। क्योंकि इसका ध्यान देना है, इसका लेंथ भी बड़ी है। एक बात का ध्यान देना, लेंथ बड़ा है और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। इसका लेंथ छोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, तो लेंथ छोटा तो रेजिस्टेंस छोटा, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस छोटा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस छोटा होगा। हमको बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, तो लेंथ अगर बड़ा हो और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। देखो ध्यान से, लेंथ अगर बड़ा हो, एरिया, लेंथ अगर बड़ा हो, एरिया छोटा हो, तो रेजिस्टेंस बड़ा बन जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो इसमें। ठीक है, आगे देखो, ये देखो क्या बोला जा रहा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर। एक वायर है, उसको सर्कल बना, यही है वायर। रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 12 ओम है। एक सर्कल बना दी और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। सवाल यही बोल रहा है, देखो यही सवाल। अब बोल रहा है कि अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए। तो देखो, जो वायर था इसको हमने 2 टुकड़ा कर दिया, एक ऊपर में चला गया, एक नीचे में चला गया, यानी 6 ओम का ये रेजिस्टेंस बन गया और 6 ओम का ये बन गया।
क्योंकि यहां से जुड़ गया है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए। ठीक है, 12 ओम का था, 6 ओम का ऐसे करके बन जाएगा कि अगर दोनों जगह हम कनेक्शन लगा देंगे तो। अब दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो जाने पर क्या करते थे हम लोग, 1/6 प्लस 1/6, सही ना। अभी तो जनरल फॉर्मूला जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं उसके हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। 6 1 प्लस 1 यानी 2/6 और पलट देंगे आर इक्विवेलेंट, तो क्या मिलेगा 6/2 मतलब 3। आंसर हमारा। ठीक है, आगे देखो, ये देखो आया हुआ है 2025 में, 20 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, जेई मेंस में। A wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into square. The ratio of resistance between the two ends point of an edge of the triangle to that of a square is. बढ़िया से सोचना, पहली केस की बात हो रही है, एक ट्रायंगल बनाया गया, एक हमारे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको बेंड करके हमने एक ट्रायंगल बना दिया और एक एज के कॉर्नर पर हमने एक बैटरी लगाया। अब बताइए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो। तो देखो पर बढ़िया से सोचिए, 3 टुकड़े में बट गया वायर, यानी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/3, R/3, R/3। ये दोनों पैरेलल हुआ ना, पैरेलल नहीं हुआ, ये सीरीज हो गया। पैरेलल और सीरीज के बारे में मैं कैपेसिटर में बड़ी अच्छी तरह से बताया था कि सीरीज उसको बोलते हैं कि दो रजिस्टर या दो कैपेसिटर के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन नहीं हो। दो रजिस्टर या दो कैपेसिटर के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। जैसे इसको बोलेंगे सीरीज, यहां पे कोई कनेक्शन नहीं, तो ये दोनों सीरीज हो गया। तो ये दोनों का एक इफेक्टिव क्या बन जाएगा, 2R/3, ऐसे सर्किट बन गया ऐसे। ओके, ये हो गया 2R/3 और ये हो गया R/। अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन गया, R इक्विवेलेंट को ऐसे भी निकालने का तरीका है। देखो, अगर दो ही रेजिस्टेंस हो R1 R2 तो उसको निकालने का तरीका है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तब 1/1 करके करने में थोड़ा सा लेंदी होता है। ऐसा करोगे तो देखो 2R/3 इंटू R/3, और ये दोनों के जब जोड़ोगे प्लस करोगे ऐसे तो मिल जाएगा R। तो आंसर आ गया 2R²/9R। R कट गया, आंसर आ गया 2R/3। 3 नहीं 9। ठीक है, ऐसा। ये हो गया ट्रायंगल वाला बात। अब आ जाइए यहां पर, अब आप आ जाइए स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला के केस में देखो क्या है, ये हुआ आपका स्क्वायर, यहां से बैटरी कनेक्शन, देखो ये 4 टुकड़ा हुआ, यानी ये हो गया R/4, R/4, R/4 और ये हो गया R/4। देखो हुआ ना ऐसा। अब ये तीनों सीरीज हो गया तो हो गया 3R/4, ऐसे बन गया सर्किट, ऐसा ऐसे, और ये हो गया R/4, इस तरह बन गया। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल के लिए कनेक्शन में क्या करेंगे, R' जब निकालेंगे तो ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई, 3R/4 इंटू R/4 और नीचे दोनों जोड़ेंगे इसके हिसाब से। देखो R1 प्लस R2 नीचे करेंगे तो मिल जाएगा R। आंसर क्या आएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 3R²/16 और R नीचे हो गया, R कट गया तो आंसर आ गया 3R/16। क्या करना था हम लोग को, इसका हमने रखा है R इक्विवेलेंट, या हम रख देते हैं R1 और नहीं तो रखते हैं R ट्रायंगल, और इसका नाम रख देते हैं R²। ठीक है, रेशियो निकालना था दोनों का। ठीक है, रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो के लिए क्या करेंगे, R ट्रायंगल बाई R²। यही बात हुआ ना, R ट्रायंगल बाई R²। ठीक था, हाँ।
तो आर ट्रायंगल मिला था कितना, आर ट्रायंगल मिला था 2r/9 और 3r/16, आर स्क्वायर वाला मिला, ठीक है, 2r/9 और ये मिला है 3r/16, 2r/9 16/9, एक मिनट 3 है 3, ठीक है। अब ये आर और ये कट गया तो मिला हमको 32/27, ये रेशियो में। ये था हम लोग का एग्जाम जेईई मेंस का जो आंसर मिला। ये हमने एक बार ट्रायंगल बनाया, उसका आर इक्विवेलेंट निकाला, एक बार स्क्वायर बनाया, उसका आर इक्विवेलेंट निकाला, दोनों को रेशियो कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, ये देखो नीट 2023 का है। ए सर्टेन वायर हैज रेजिस्टेंस 81, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस है 81 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज लेंथ इक्वल लेंथ बट डायमीटर 3 टाइम्स। ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट केस रो एल बाई ए लिख सकते हैं, जो है 81, रो एल बाई ए जो है 81, ओके। दूसरा केस में देखो क्या, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1, उसमें मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर 3 गुना है। डायमीटर 3 गुना मतलब रेडियस 3 गुना, रेडियस 3 गुना मतलब एरिया 9 गुना। देखो एरिया की बात होगी तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और रेडियस को अगर 3 गुना कर दो तो नई एरिया जो मिलेगी वो 3r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 पाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो यानी एरिया यहां मिल गया हमको 9a के बराबर, ऐसा। अब R2 को कैसे लिखेंगे, रो एल बाई ए के बदले क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, 81 लिखेंगे, है ना, और नीचे हो जाएगा 9, कट गया तो क्या बना 9 ओम, यानी अब उसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो हो जाएगा 9 ओम, ओके। तो हम लोग आज पढ़े रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जो वायर को स्ट्रेच कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या इफेक्ट होता है उस पर, और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि वो अगर स्फीयर है, स्फीयर को सेंटर से कनेक्ट कर देंगे और बाहर से कनेक्ट कर देंगे, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को सेंटर से और बाहर से कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस, चूंकि वो जो होता है, ये जो दोनों पार्ट है वो जेईई एडवांस की बात होती है, इसलिए इसका मैं अलग बना दूंगा इसके बाद वाला में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और डिस्क्रिप्शन में इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, ओके। और आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ओके। थैंक यू।